नमस्ते भाइयों। मेरे भाई क्लास 10th में जो आप एसएसटी के पेपर देने वाले हो, मेरे भी आपने जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया। अब ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो से आपके पूरा पेपर आएगा, इतनी गारंटी दे रहा हूँ। बस मैं आपको बता दूं, साइंस का पेपर जैसे आपने देखा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का हुआ था, बट इस पेपर में भी आपको उसी तरह की चीजें देखने को मिलेगी। उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि भैया जो कीवर्ड्स मैच करे वो आंसर आपका हो जाएगा। जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ वो दिल दिमाग में बांध के जाओ, आपका पूरा पेपर सेट हो जाएगा। आप कितना भी पढ़ लिए हो एनसीईआरटी, अभी अब कुछ नहीं होने वाला। वो एनसीईआरटी का थोड़ा यूज इस टॉपिक से करना, आपका पेपर बन जाएगा। समझे मेरे भाई? तो मैं आपको ये सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि मैं हवाबाजी करता नहीं, जो भी सच्चाई वो मैं बता देता हूँ। आपका पेपर इजी होगा, आप इजी कर भी पाओगे उसे। बस 1 से 2 बार स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत होगी, और जो खास करके इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आप मार्क कर लो, आपका पूरा पेपर सेट हो जाएगा। जैसे कि यूरोप में राष्ट्रवाद, इसको सबसे ज्यादा फोकस करना है, इसको सबसे ज्यादा फोकस करना है, और इसको सबसे ज्यादा फोकस करना है। बस इतना, इन 3 चैप्टर को फोकस करो, हिस्ट्री में पूरे नंबर आपके हो जाएंगे। समझे? तो जब ये सारी चीजें हो जाएगी तो अब आगे आपके पास क्या है? उसके बाद आपके पास बचता है यहाँ पे कि भूगोल। भूगोल में बचता है संसाधन एवं विकास, वर्ल्ड संरक्षण, जल और कृषि। मेरे भाई ये आपके पास है, और विनिर्माण उद्योग। ठीक है, ये आपके पास तीनों चैप्टर बहुत ज्यादा महंगे चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज में आ जाओ। यहाँ पे राजनीतिक में, यहाँ पे आपके सामने एक तो आपके सत्ता के साझेदारी से क्वेश्चन बनता ही बनता है, फिर आपके लोकतंत्र परिणाम से बनता है, और संघवाद से। इन तीनों से आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो ये पॉइंट बता दिया मैंने आपको। फिर आपके पास यहाँ से वैश्वीकरण से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, मुद्रा साख से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि अब भैया हम पेपर में क्या करने वाले हैं, किस तरह से कहानियां रिपीट होने वाली है। तो मेरे भाई जितने भी दोस्त ध्यान सुनना, ये जो जितने टॉपिक आपको बता जाएगा, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस टॉपिक बताया जाएगा वो सारे आपके लिए रामबाण होगा। फोकस से देखना, टिल द एंड देखना, आपको पूरा पेपर सेट हो जाएगा। समझिए मेरे भाई? चलो, क्वेश्चन है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस तरीके से उदय हुआ। तो आपके यहाँ पे क्या क्वेश्चन, क्या टॉपिक तैयार करना है? सबसे पहले आपको टॉपिक तैयार करना है कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे, मतलब कि राष्ट्रवाद जो उदय हुआ ऐसा क्या कारण थे। आप जानते हो कि भाई कभी भी कोई चीज का कारण पता होता है जब भी आप आगे बढ़ पाते हो, कि भैया इन्होंने यूरोप में बहुत ज्यादा दुख झेली होगी लोगों ने, इसकी वजह से वो लोग आगे चलना शुरू किया। ठीक है, कहानी पढ़ी तो आपको पता ही होगा। फिर इसके अंदर में एक आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का एक टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। ये 1804 ये नागरिक संहिता। ठीक है, ये चीजें होगी। उसके बाद में मेरे भाई आपके पास जो क्वेश्चन है, उसके बाद क्वेश्चन आपके 1815 की संधि। क्या भाई यहाँ पे ये है 1815 की वियना संधि, जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। तो ये सारे टॉपिक तैयार करना, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और कोई ज्यादा मैटर है नहीं। देखो, इटली और जर्मनी के एकीकरण में आपको जो है यहाँ से ये चीजें तो दिख रही है। देखो, जर्मनी ये दिख रहा है आपको, जर्मनी के एकीकरण हो गया, इटली के एकीकरण हो गया। अगर लास्ट ईयर्स पेपर को देखोगे तो वहां से बहुत कम पेपर बना, यहाँ से 2 सालों में भी अगर आ जाए किसी क्वेश्चन में तो वो आपके पास क्वेश्चन ऐसा होगा। बट मैं एक्चुअल बताऊंगा आपके क्वेश्चन का लेवल कैसा होने वाला है, किस तरीके से पेपर होगा, आप टेंशन ना लो। ठीक है, ये चीज होने के बाद मेरे भाई स्वतंत्र ये सारी चीजें हो गई। फिर आपके पास यहाँ पे तो ये है, फिर फेडरल संसद हो गया, यहाँ पे राष्ट्रवाद के उदय। फिर देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे जब राष्ट्रवाद हो था उस टाइम उदय में महिलाओं का योगदान था, और ये प्रतीक ये आपके क्या आ सकते हैं, ये आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, डन है मेरे भाई? तो ये सारी चीजें चित्र के बारे में पूछा जाता है। फिर एक ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आप सही से देखो। ये स्टेटमेंट है, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में, बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। मेटरनिक ने बोला था मेसनी हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है, ये भी हमारे मेटरनिक ने कहा था। ठीक है भाई, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से पेपर है, तो आपको इसी तरह के पेपर देखने को मिलेगा। और इतिहास गवाह भाई पेपर इसी तरीके का बना है, और अपन जो इधर से जितना बताया है वही पेपर में आपको छपता हुआ नजर आएगा। ये आज भी गारंटी हो और कल भी गारंटी थी। ठीक भाई, और हमेशा रहेगी, आप उसके लिए बेफिक्र हो। बस एक ही चीज है, आपको जो टॉपिक बताया गया वो टॉपिक पर पूरा फोकस करो, क्योंकि टॉपिक से पेपर बनता है। जैसे कि 1804 यहाँ पे नागरिक संहिता, 18 वियना संधि, एक तो ये हो गया। औद्योगिकरण की वृद्धि के किस प्रकार यूरोप में सामाजिक और आर्थिक बदलाव आए, एक ये टॉपिक कर लेना। ठीक है, ये पॉइंट हो गया यहाँ पे, और तो कुछ नहीं। जर्मनी की प्रक्रिया क्या था और इटली की एकीकरण प्रक्रिया अगर आ गया तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये भी फिर क्वेश्चन तैयार कर लेना। डन है भाई? तो इतना चीज होने के बाद जो अभी आपके सबसे फेवरेट क्वेश्चंस कह सकते हो या फेवरेट चैप्टर एग्जामिनर के फेवरेट चैप्टर बोल दो या कुछ भी बोल दो, आपको पता होना चाहिए भारत में राष्ट्रवाद। क्या भाई? भारत में राष्ट्रवाद। समझे मेरे भाई? तो ये सारी चीजें, उसके बाद आप आगे देखना
देखते हैं किस तरीके से ये हमारे भारत में जो राष्ट्रवाद थी 1857 से स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था, जो कि आपको पता है 10 मई कंप्लीट डेट था। ठीक है, आपने पढ़ी होगी तो भाई पता ही होगा आपको। ठीक है, चलो एक ना इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने है कि जब भारत आजाद हुआ था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली थे। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है इन्होंने कहा था। राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना बाजू कातिल कितने दम है। तो ये आपके राम प्रसाद बिस्मिल ने भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ठीक है, ये पॉइंट हो गए। तो चलो फिर आगे देखते हैं मेरे भाई। उसके बाद मेरे भाई आपके पास क्वेश्चन है कि आपके पास क्वेश्चन ये है कि प्रथम विश्व युद्ध जो आपके पास फर्स्ट वर्ल्ड होता और खिलाफत असहयोग मूवमेंट, क्या असहयोग आंदोलन भाई, आंदोलन एक ये टॉपिक आपको खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट, असहयोग और प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध से अभी जो टॉपिक आगे प्रथम विश्व युद्ध का पता चलेगा, प्रथम विश्व युद्ध किस तरीके से। देखो अगला जो है प्रथम विश्व युद्ध का महात्मा गांधी भारत के लिए सत्याग्रह का आरंभ, ये तो पता है कहां से आरंभ किया था महात्मा गांधी ने, एक एक करके जाना। रोलेक्स 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक एकल भारतीय हड़ताल आयोजन किया गया था। ये मेरे भाई ये रोलेक्स एक्ट, क्या भाई यहाँ पे एक रोलेक्स एक्ट, क्या क्या कहानी थी, किस किस तरह के प्रावधान थे, ये सारी चीज में। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको यहाँ से ये आपके पास क्या है एमसीक्यू में देखने को मिलता है, ये एमसीक्यू देखने को मिलता है। ठीक है, समझे। तो चलो फिर आगे देखते हैं आगे क्वेश्चंस, क्योंकि टॉपिक देखना भाई यहाँ पे, क्योंकि टॉपिक ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी के खिलाफ मुद्दा क्यों उठाया, देखो एक तो ये है यहाँ पे महात्मा गांधी, क्वेश्चन देखो भाई कुछ टॉपिक आपके पास है, महात्मा गांधी ने खिलाफ का मुद्दा क्यों उठाया, एक तो ये टॉपिक हो गया आपके सामने। डन है, जब ये टॉपिक हो गया मेरे भाई तो असहयोग आंदोलन के बारे में आपको एक एक पॉइंट पता होना चाहिए, और असहयोग आंदोलन का किस तरीके से जिक्र किया गया था वो सब पता होना चाहिए, जो कि आपके पास ये 4 फरवरी था। क्या भाई यहाँ पे 4 फरवरी, ये 4 फरवरी का दिन था जो कि आपके साथ असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक भाई, ये पॉइंट समझ गए यहाँ पे। तो चलो फटाफट से देखते हैं आंदोलन के भीतर की क्या क्या चीज, सविनय अवज्ञा आंदोलन के और क्यों गांधी जी चलना शुरू कर दिए थे, ये गांधी नहीं आंधी थे, आप सबको पता होना चाहिए। समझे भाई। तो उसी तरीके से जेब में गांधी होना हो, दिल में आंधी होनी चाहिए, और ये आंधी से आप 90+ ला देना, जिससे कि आप अपने पेपर में चमका दो बढ़िया परसेंटेज। आप सभी का कमेंट होना चाहिए भाई, आप लोग क्या 90% कर सकते हो, अरे यस या नो, यस करोगे फिर भी अच्छा, नो करोगे फिर भी अच्छा, लेकिन जो कमेंट करोगे आप उसके आसपास कहीं ना कहीं निकले जाओगे। तो आप लोग कमेंट कर बताना 90+ आप कर सकते हो या नहीं, या 90 के आसपास पहुंच सकते हो या नहीं। समझे, 3 गोल में सम्मिलित है, इससे कोई मतलब है नहीं। नमक यात्रा आप जानते हो, जो गांधी जी ने नमक यात्रा भी किया था। ठीक है, साबरमती से नमक यात्रा से 1930 में क्या रहा है। सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट, 3 चीज कर लेना। महिलाओं का सबसे बड़ा भूमिका क्या थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय आंदोलन की सीमाएं क्या थी, ये तो आप सीमाएं देख रहे हो क्या क्या थी यहाँ पे। क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन कर लो क्वेश्चन। ठीक है, अरे समझ आ रहा है मेरे भाई। देखो भाई बहुत मेहनत लगती है सारी। ठीक है, ये देखो पढ़ने में भी बहुत मेहनत, आप लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हो, तो बस एक ही चीज है, इस मेहनत का नतीजा आना चाहिए आप सभी के 80+ तो एटलीस्ट होने चाहिए। समझे भाई। उसके बाद आ जाओ, सविनय अवज्ञा में धनी किसान समूह व्यापारी का वर्ग क्यों शामिल हुए, प्रथम विश्व युद्ध के कारण किस तरह नई आर्थिक स्थिति उतार दी गया था, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, समाज में विभिन्न स्तरों की राजधानी थी, ये सारी चीजें, और खिलाफ आंदोलन शुरू करने के क्या कारण थे। आप ये तीनों कर लो, इतना आपके लिए 100% का 200% है, आपके पेपर में छपेगा। डन है दोस्त। चलो आगे देखते हैं, आगे आपके पास क्वेश्चंस आ गया, ज्यादा कुछ नहीं, सविनय आंदोलन करता हूँ क्या था। और एक ये भाई बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता था पहले, लेकिन अब एक बार पता नहीं इस बार के लिए क्या है, बट देखो अल्लू सीताराम राजू कौन थे, ये पॉइंट होना चाहिए। सविनय आंदोलन अलग से देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ये सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट जो था नॉन कोर्सिव मूवमेंट से किस तरीके से विभिन्न था, ये भी आपको दोनों का डिफरेंशिएट भी लिख दोगे तो आपका आंसर माना जाएगा वैलिड। भाई देखो इस चैप्टर से भी आपके जो है क्वेश्चंस बनेंगे। मैंने बताया आपको कि जो जो मेन चैप्टर है मैं उसी को डिस्कस करूंगा, तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे मुद्रा से, है ना, मुद्रा संस्कृति और आधुनिक दुनिया से, मुद्रा का यूरोप में आना किस तरह से, मुद्रा का जाना किस तरीके से कहाँ हुई, और भारत में किस तरीके से सबसे पहले मुद्रा का मुद्रा प्रिंटिंग जो था इसका सबसे ज्यादा हमारे पास भारत में किस तरह से इफेक्ट पड़ा। ठीक है, ये देखो मुद्रण, ठीक है, क्या है यहाँ पे मुद्रण संस्कृति, क्या है मुद्रण संस्कृति का भारत में आना, क्या है भाई ये मुद्रण संस्कृति क्या है यहाँ पे भारत में आना, क्या दिखाता है। एक तो ये हो गया महिलाएं मुद्रण में सुधार, महिलाओं देखो जॉन ऑस्टिन ये महिलाएं मुद्रण और सुधार, ये तीनों किस तरीके से भारत में भी मतलब कि रीडिंग को ज्यादा बढ़ावा दिया गया, किस तरह से रीडिंग बढ़ा, और किस तरह से ये बड़े बड़े मतलब कि लोगों ने मतलब अपना इसमें स्टेटमेंट बना सकते हो। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, अगर आपके सामने बुक्स नहीं तो आज आप लोग पढ़ नहीं पाते ये सारी चीजें। ठीक है भाई, तो ये
ये सारी चीजें था जो कि बहुत ज्यादा मतलब कि हेक्टिक चीज, और भारत में धीरे धीरे ये आई और भारत के लोग ज्यादा शिक्षित हुए, तो ये पॉइंट हम बहुत ज्यादा यूज करना है। देखो भाई पिछले बार जो क्वेश्चन आता है किस तरीके से आया था कि भारतीय, देखो भाई क्या था यहाँ पे, भारतीय महिलाओं का मुद्रण सांस्कृतिक प्रभाव क्या थे, भारत की जो महिलाएं थे उन पे मुद्रण सांस्कृतिक क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है। उसके बाद में मुद्रण हस्तलिपि और पांडुलिपि की कमियों को वर्णन कीजिए किस तरीके से था, यूरोप में सांस्कृतिक मदद करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। मतलब आपके सामने ये तो क्वेश्चन करके ही जाना, लास्ट साल से हमेशा क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है, ठीक भाई। तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद मेरे भाई आपके सामने जो क्वेश्चंस आता है ये है आपके सामने संसाधन एवं, फिर भाई क्या है आपके संसाधन एवं विकास से भूगोल से। तो चलो भाई देखते हैं इसमें हमारे पास। तो ये है मेरे भाई आपके सामने संसाधन, और उसमें सामान्यतः समाप्तिया के आधार पर एक तो नवीनीकरणीय एक अनवीनीकरणीय। तो ये जो आपके सामने नवीनीकरणीय है, ये नवीनीकरणीय ये मेरे भाई आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट संसाधन है। तो इन दोनों का उपयोग भी आ सकता है ना। ये सब विकास के आधार पर भी देखा जाता है इसको। फिर उसके बाद हो गया 1990, एक ये स्टेटमेंट पढ़ के देखो, ये स्टेटमेंट आपके सामने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 1992 ब्राजील शहर में रियो डी जेनेरियो नाम का संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का एक विकास सम्मेलन हुआ था, जो कि एजेंडा 21 यही रखा गया था। ये 1992 में हुआ था, ठीक है, और पर्यावरण से रिलेटेड था। महात्मा गांधी ने कहा हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। तो ये स्टेटमेंट आपको याद करके जाना, इस पे लॉन्ग क्वेश्चन बन जाते भाई, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना। तो डन है मेरे भाई। फिर यहाँ पे भूमि निम्नीकरण, भू निम्नीकरण के कारण क्या क्या, ये पॉइंट आपके सामने, भू निम्नीकरण के कारण खनन हो गया, अतिचारण हो गया, अति सिंचाई हो गया, औद्योगिक प्रदूषण हो गया, उन्मूलन हो गया, और यहाँ से आपके डिफोरेस्टेशन वाला होगा, भूमि संरक्षण के उपाय, मृदा के प्रकार। तो ये क्या है आप सामने, मृदा के प्रकार, ये टाइप ऑफ सॉइल में आपके पास आ जाता है। टाइप ऑफ सॉइल आएगा, ब्लैक सॉइल के बारे में सब ज्यादा लिखने के लिए आता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, चलो कोई नहीं। यहाँ पे देखते हैं उपयोग किस तरीके से, ये पहाड़ियों के बारे में बता भाई, किस तरह की पहाड़ियां, जलोढ़ मिट्टी कैसे है, वनरोपण क्या है, बांगर खादर किस तरीके से थी, ठीक है। ये सारे आपको पूरा दिखा रहा है कि कहाँ पे पहले मतलब कि सामाजिक आंदोलन साथ साथ विभिन्न पर्यावरण आंदोलन चलाए गए थे। ये खेजड़ी आंदोलन 1700 में राजस्थान में चलाया गया था, जो कि राजस्थान यहाँ दिख रहा है। ये भारत में मृदा का वर्गीकरण, किस तरह मृदा बटे थे आपके, ठीक है। ये पॉइंट हो गया ना। चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चंस में ज्यादा क्लियरिटी आ पाएगी, ठीक भाई। तो क्वेश्चंस में ज्यादा क्लियरिटी आ पाएगी। क्वेश्चन ये है मेरे भाई, क्वेश्चन आपके सामने ऐसा है, ध्यान सुनो, बस ये टॉपिक है, टॉपिक आपको याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन वहां दिखेगा, आप पूरा टिक कर देना, ठीक है। देखो रेगुर मिट्टी की कोई दो उपाय लिखना है। एजेंडा 21 क्या है कि नहीं कह रहा, भारत में भूमि निम्नीकरण समस्याओं के समाधान के उठाए गए यानी 3 कारण उठाना है, ठीक है, 3 कारण बताना है। ये सारी चीजें हो गया, और तो कुछ नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आपको बना के लिखना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ नहीं भाई, ठीक है। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन के बारे में आप बता ही दोगे, अभी पता चल गया। बस ज्योग्राफी में भाई ज्यादा कुछ नहीं, ज्योग्राफी में ज्यादा कुछ मैंने देखा भी नहीं, ठीक है। वन और वन संरक्षण क्या था, ये उसके बाहर का प्रकार कितने वर्ग पाइप। ये देखो एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब एमसीक्यू में और मिड टर्म में आपके पूरा इस पे केस में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर क्या था, ये आपके 1973 में ये शुरू किया गया था, ये याद ना। और भारतीय वन रक्षक अधिनियम 1972 में लागू किया गया था, और 1980, 1986, 1991 में कुछ नए प्रावधान भी शामिल किए गए थे। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है भाई, पूरा पढ़ के चले जाओ, सपोर्ट आपके पूरा पेपर बन जाएगा। हाँ, और इससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन बता दूंगा आपको, क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं, पूरा पेपर का लेवल क्या होगा, किस तरीके से होगा, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। कल आपको वीडियोस मिल जाएगी, टेंशन ना लेना, ठीक है। आरक्षित वन क्या होता है, इस तरह की चीजें, पूरा पेपर आपको पता चल जाएगा, पेपर का लेवल क्या है, पेपर किस तरीके से आ रहा है। ओरिजिनल पेपर आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। बस हूबहू पेपर होगा कि किस तरीके से पर्सन का नाम चेंज होकर आ रहा है, किस तरीके से मतलब कि पूरा डेटा चेंज होगा, आपको समझ आएगा क्या क्वेश्चन आ रहा है। डोंट वरी भाई, ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगा। उसी तरीके से आपके सैंपल पेपर भी आए, सैंपल पेपर अभी भी सॉल्व नहीं किया तो एक बार जरूर कर लेना, जिससे कि आपको सारी क्लैरिटी आ जाए। डन है मेरे भाई। तो चलो देखते हैं यहाँ पे बहुउद्देश्य नदी परियोजना क्या क्या है, ये क्या क्वेश्चन कर लेना यहाँ से भाई। देखो जहां तक अगर मैं बात करूं तो जो आपके हिस्ट्री है, पहला चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर हो गया, लास्ट का 5वां चैप्टर हो गया ये, और यहाँ पे ज्योग्राफी में सारे चैप्टर बना के लिखना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में चला जाओगे, ये 3 चैप्टर वहां पे, तो इतना सफिशिएंट है आपके पूरे पेपर के लिए। अभी देखते हैं जहां पे वर्षा जल संरक्षण, यहाँ से कुछ नहीं भाई, यहाँ से ज्यादा कुछ है नहीं, आप ध्यान से सुनते जाना, बस मैं कुछ नहीं कह रहा, अभी ध्यान से सुनना। देखो भाई बड़े क्वेश्चंस में क्या है, बड़े क्वेश्चन देखे क्या, जल की दुर्लभता। अगर मेरे भाई यहाँ से बात की जाए तो आप किसी भी क्वेश्चंस को बना के जरूर लिख पाओगे, तो हम अपना समय इसमें नहीं देंगे, हम अपना समय देंगे भाई देखो जो नेक्स्ट चैप्टर है उस पे, मतलब पॉलिटिकल साइंस पे भी देखेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि वहां से क्वेश्चन सी सेक्शन और बी सेक्शन में डायरेक्ट टू डायरेक्ट बनता है, ठीक है। मैप में अभी आपको करवा दूंगा। कृषि है, कृषि में देखो भाई यहाँ से ये 3 टॉपिक कर लो, 3 टॉपिक आपके पेपर में आ जाएगा। देखो एक तो ये
आपके साथ प्रारंभिक, ये प्रारंभिक जीविका, और ये गहन निर्वाह, एक ये वाणिज्यिक कृषि। ये पॉइंट हो गया। अगर ये कर लोगे ना तो आपका पूरा काम सेट है। इन्हीं तीनों को बेस पे आपके पास क्वेश्चन भी आता है, इन्हीं तीनों को बेस पे, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं होता इसमें, ठीक, इन्हीं तीनों को बेस पे आ जाता है क्वेश्चन, किस तरीके से क्वेश्चन होता है। और यहाँ पे खरी क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स भी जरूर करके जाना। और ये एक आपके सामने ये आता है कर्तन दहन, ये देखो कर्तन दहन प्रणाली, और ये स्थानांतरित कृषि, ये कर्तन दहन प्रणाली एक ये, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ आ गया यहाँ पे। तो ये पॉइंट हो गए यहाँ पे। चलो देखते हैं यहाँ पे। फिर आपके साथ हरित क्रांति के बारे में भी आया था, श्वेत क्रांति भी आया था, ये भी चीजें देखना आपको। यहाँ पे देखो हरित क्रांति और श्वेत क्रांति किस तरीके से ये काम करती है। डन है भाई। तो चलो आगे देखते हैं। ये सारा चीजें तो हो गया। फिर जूट को सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है जूट को। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक चीजें भाई, ये सब पता नहीं होगा तो फिर तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं यहाँ पे बड़े क्वेश्चंस में। आप यहाँ रोपण कृषि पे एक संक्षिप्त, यहाँ आप देखो रोपण, गहन हो गया, रबी क्रॉप्स हो गया, आपके सामने तीनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। डन है भाई। और एक चीज ये देखो, अगला जो है भारतीय कृषि, कह रहे हैं यहाँ पे भारतीय कृषि व्यवस्था रीढ़ की हड्डी है, कथन को समर्थ तर्क दीजिए। आपको ये सारी चीजें देखनी है। भारत में कृषि सुधार हेतु कुछ आवश्यक प्रौद्योगिकी सुधारों का वर्णन कीजिए। किस तरीके से आप चीजें साइंस एंड टेक्नोलॉजी करोगे तो जो आप अपना आंसर अच्छा बना पाओगे, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया आपके सामने। तो बस और कुछ नहीं है। फिर अगला आपके सामने आ गया ऊर्जा, क्या है भाई, खनिज और ऊर्जा। खनिज ऊर्जा में किस किस तरीके से देखो आपके सामने ये खनिज ऊर्जा वाला हो गया, ठीक भाई। तो थोड़ा सा भाई प्लीज वेट कर लो, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन है, क्योंकि देखो इधर उधर के ज्यादा क्वेश्चंस करने से कोई फायदा है नहीं, वही चीजें करते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो, ठीक है भाई। इसमें ऊर्जा और विकास माना जाता है कि ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बुद्धिबल समुद्री खनन, ये भाई बायोगैस ग्रामीण, आप इसको भाई बनाकर लिख देना, ठीक है। बनाकर लिख दोगे पेपर में बन जाएगा नंबर आपका, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे विनिर्माण उद्योग, क्या भाई यहाँ पे विनिर्माण उद्योग, कच्चे माल का किस तरह से मानवीय पूंजीकरण क्या होता है। एक सेकंड रुक जाओ भाई। कच्चे माल के आधार पर वर्गीकरण का क्षेत्रफल, ठीक है। इसमें स्वामित्व के आधार पर देखो भाई, एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ से समझ आना चाहिए। क्या क्या है, एक तो आपके सामने क्या है, एक सार्वजनिक क्षेत्र, एक निजी क्षेत्र, एक संयुक्त क्षेत्र, एक सहकारी क्षेत्र। ये दोनों के पेपर आपके बीच में आने के चांसेस होते हैं। इन दोनों पे आपके पेपर होते ही होते, ध्यान सुनना। क्यों भाई, देखो मैं आपको कैमरे नहीं दिख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे सारी चीजें फोकस कर रहा हूँ। तो किस तरीके से क्वेश्चंस आपके बने हैं, ये सारे प्रीवियस एनालाइज के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। ज्योग्राफी में मैंने कहा था ज्यादा आपका मसला कुछ नहीं है, जो इसमें आप क्या करोगे, हमेशा बना के आंसर लिखोगे, आपका कहानी हो जाएगा। देखो विनिर्माण क्या है, विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ के उद्योग समझे जाते हैं, क्यों होता है, ठीक है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में उद्योगों का किस तरह की कहानी है, ये सारी चीजें मेरे भाई आप आराम से इसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गया ना। औद्योगिकरण, शहरी औद्योगिकरण के साथ साथ किस लिए चौका है, हटाओ इसको भाई। आ जाओ यहाँ पे फटाफट से पॉलिटिकल साइंस में। आया नहीं क्या पॉलिटिकल साइंस है भाई, इसे थोड़ा, ये तो हमारे मैप के लिए आएगा तो टेंशन नहीं है इसका, ठीक है। एक भाई देखो ये भाई कहाँ चला गया। चलो भाई आपके सामने आ चुका है सत्ता की साझेदारी। क्या आ चुका है, सत्ता की साझेदारी। यहाँ तक जो भी टर्म्स बताए वही टर्म्स से आपके पेपर बनेंगे भाई, इसलिए 100% की श्योरिटी है। बस एक ही चीज है कि आप बस इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक को अच्छे से कर लो, आपका पेपर पूरा बन जाएगा। चाहे आप कोई दुनिया कितना भी चिल्ला ले, पेपर आपको इसी तरीके का बनेगा, ठीक है। ये पॉइंट को आप इधर बना रखना, ठीक है। सत्ता की साझेदारी में आपके सामने बेल्जियम, श्रीलंका, ये तो पढ़ी होगी आपने, ठीक है। चलो अब यहाँ से आ जाते हैं, टकराव रोकने के लिए उठाए गए कदम क्या क्या थे, ठीक है भाई। टकराव उठाने के लिए क्या क्या कदम थे ये तो पता ही होगा। फिर आप ये देख लो, एक क्वेश्चन यहाँ पे 1956, क्या था भाई, 1956 के कानून द्वारा उठाए गए कदम क्या क्या थे। डन भाई। तो उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन है आपके सामने सत्ता के साझेदारी के दो है, क्या है, सत्ता के साझेदारी के दो क्वेश्चन है। एक तो मेरे भाई यहाँ पे सत्ता का ऊर्ध्वाधर और सत्ता क्षैतिज। देखो भाई, एक तो ये है, एक तो आपके सामने ये क्षैतिज वितरण हो गया, एक सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण हो गया। 2 पॉइंट, जिसमें एक विधायिका होता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका होता है। और आगे एक डायग्राम है, वो डायग्राम आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। देखो एक ये है आपके सामने ऊर्ध्वाधर वितरण, ठीक है। ऊर्ध्वाधर वितरण केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय शासन। गृह युद्ध आपको होता है कि एक देश में लड़े गए सारी लड़ाइयों को गृह युद्ध कहते हैं। डन है भाई। आप आगे आ जाओ यहाँ पे, आगे क्वेश्चंस में, आपके क्वेश्चंस में आ जाओ भाई। दूसरा क्वेश्चन किधर है,
देखो भाई यहाँ पे भाई आपके सामने क्वेश्चंस किस तरीके से बनता है और किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं। देखो इस सप्ताह के साथ लोकतंत्र क्या होता है कि नहीं, दो महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बताएं। ठीक है, ये क्या हो गया, शक्ति क्षेत्रीय वितरण, अक्षर नियंत्रण और संतुलन प्रणाली क्यों कहा जाता है, एक ये क्वेश्चन आप देख लेना यहाँ पे। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन होता है, ये सारी चीजें डन। उसके बाद आप आ जाओ सेकंड चैप्टर में। कितना भाई, सेकंड चैप्टर आपके सामने है संघवाद। क्या भाई यहाँ पे संघवाद, संघवाद से भी आपके क्वेश्चन अच्छे खासे बनेंगे या टॉपिक में बन सकते हैं। ठीक है, शांति व्यवस्था बनाने के लिए क्या क्या होता है। फिर देखो संगनात्मक और ये एकात्मक, आप जानते हैं ये फेडरल होता है। क्या होता है, संगनात्मक होता है, ये आपके पास एकात्मक होता है, जैसे भारत होती है उसके बेस पे। ठीक है, ये पॉइंट हो गया यहाँ पे। फिर अब देखो एक देखो यहाँ पे ये भी क्वेश्चंस कभी कभी बन जाता है कि साथ आकर संघ बनाना। क्या रहा है, साथ आकर संघ बनाना या साथ रहकर संघ बनाना, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद मेरे भाई आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे एमसीक्यू बेस पे। किस पे भाई, एमसीक्यू। ये जो आपके पास संघ सूची है, राज्य सूची है, समृद्धि सूची है, ये एक दूसरे से किस तरह से इंटरलिंक है, ये एक क्वेश्चन आपके बनेंगे। डन है। जब ये सारी चीजें हो जाती है मेरे भाई तो आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। भाषा के आधार पे देखो एक ये भाषाई राज कौन से थे, आप जानते हो भाषा के आधार पे सबसे पहला राज कौन सा बना था, क्या कमेंट करके बता सकते हो। भाषा के आधार पर सबसे पहला राज कौन सा बना था, ये भाषाई राज थी। ठीक भाई, ये भाषाई राज। उसके बाद मेरे भाई आप गया राष्ट्रभाषा, हटाओ उसको, राष्ट्रभाषा तो हमारा कोई है नहीं अभी भी। ठीक है, केंद्र के राज्य के क्या संबंध थे ये है नहीं। एक अगला देख लो, ये आपके सामने होना चाहिए पंचायती राज सिस्टम। कि भाई देखो 1992 में पंचायती राज व्यवस्था आया था और यहाँ से थ्रू एक ना 73rd अमेंडमेंट मतलब संशोधन हुआ था 1992 में। क्या भाई 1992 में एक हुआ था, 74 अमेंडमेंट हुआ था यहाँ पे 1993 में, जो कि ये किस लिए था, ये था नगर के लिए। क्या भाई यहाँ पे ये नगरीय के लिए था और ये किसके लिए था भाई, ये ग्रामीण के लिए था। द्वास लिख दो भाई, देखो ये किसके लिए था, ये ग्रामीण के लिए था। तो ये चीज जो आप लिख देना, जो जिला परिषद होता है ना यहाँ पे कभी कभी पेपर में आ जाता है जिला परिषद का, तो वो जिला परिषद का आप यहाँ पे इसको लिख देना जिला परिषद, या आपके नगर निगम का आ जाए तो इसमें लिख देना, आंसर बन जाएगा। डन भाई, इतने सारी चीजें आपके सामने आ चुकी है। ये आपके उस वाले चैप्टर में भी आएगा, इसमें भी क्षैतिज वितरण भी आएगा और ध्रुवीय वितरण भी आएगा। डन है। तो ये सारी चीजें होने के बाद मेरे भाई आपके सामने सारा चीज आ चुका है, जिसमें कि आपके पंचायत समिति होगा, नगर निगम हो गया, ये सारी चीजें बहुत पहले देखो मैंने क्या था आपको, जैसे मान लो एक लास्ट ईयर में आया था, ये आया था लास्ट ईयर में, कौन सा, जिला परिषद और नगर निगम, इन दोनों में। तो इस बार ये देख लेना क्या पता इस बार ये आ जाए जो 74 अमेंडमेंट हुआ था। इस तरह की चीजें आपको ज्यादा सोचना नहीं है, समझे दोस्त, बिल्कुल बेफिक्र हो जाना पेपर देने वहां पे, लेकिन पेपर में पूरा आग लगा ना। अगला जो है आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे कि 1992 विकेंद्रीकरण की दिशा में कौन कौन से बड़े कदम उठाए गए। एक तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। फिर क्या संघवाद की चार विशेषताओं को बताना है, एक तो ये हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन है, संघ सूची क्या होता है, संघ प्रणाली, दोहरा सहयोग क्या होता है, 1992 ये इसी तरह क्वेश्चंस बनेंगे भाई, जितना बता दिया आपको। पंचायती राज के बारे में ऊपर मैंने बता दिया, भाषा का स्थानीय स्वशासन, स्थानीय सरकार के बारे में। डन है। आगे जो चैप्टर्स है भाई, यही सारे चैप्टर सारे जाति, धर्म और लिंग से, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं भाई इससे। ठीक है, मैं आपके साथ जो लास्ट वाला चैप्टर है उससे आता हूँ, ये राजनीतिक दल। इससे भी भाई देखो राजनीतिक दल से दो चीजें आ सकता है, एक तो आपके सामने ये जो राजनीतिक गठबंधन मोर्चा है, एक ये क्वेश्चन का लेना, और यहाँ पे पार्टी वार्टी से रिलेटेड चीजें आती हैं। तो मैं चाहता हूँ उस चैप्टर में ज्यादा समय दे रहा हूँ जो आपके पेपर में आते हैं। यहाँ बहुत राष्ट्रीय आ जाएंगे, बस हो गया, बीजेपी, कांग्रेस, ये सब चीजें कह रहे हैं भाई यहाँ पे। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक दलों के सुधार क्या क्या थे ये हटाओ, फिर मैं आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चंस लिखाता हूँ। देखो 23 ये आ जाओ, लोकतंत्र का एक परिणाम। क्या भाई यहाँ पे लोकतंत्र एक परिणाम, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं। लोकतंत्र अन्य शासन प्रणाली से बेहतर है, ये भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास क्वेश्चन में आता है। ठीक है, ये आते ही तो इस पॉइंट को समझो। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आए तो समझ भी आता है भाई ये क्या है, किस तरीके से पेपर आया है। ठीक है, नहीं तो फिर भाई क्या करना उन सब क्वेश्चनों का। देखो भाई अगला पास आपके सामने जो चैप्टर है जो लोकतंत्र का, जिसमें कि एक लोकतांत्रिक सरकार, वैध सरकारें होती है, इसको देखना है। लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं का समायोजित करता है। लोकतंत्र अन्य प्रकार शासन व्यवस्था की तुलना में बेहतर क्यों है, चाहे कोई क्वेश्चन आए ना आए, इसको आप अच्छे तरीके से मार्क कर लो। समझे भाई, बस आपका पेपर यहाँ से बन जाएगा। उसके बाद आपके सामने जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये आपके अर्थशास्त्र आपके सामने आता है। कहते हैं डेवलपमेंट कहते हो, यहाँ से आपकी बहुत सारी चीजें आती है, जो कि जन्म दर, मृत्यु दर, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सामने आता है। जैसे आपके सामने यहाँ दिख रहा है कि देखो एक तो ऑप्शन शिशु मृत्यु दर दिख रहा है, साक्षर दर दिख रहा है, निवल उपस्थिति दिख रहा है, प्रति व्यक्ति आय दिख रहा है, बीएमआई दिख रहा है। ठीक भाई, फिर आपके सामने यहाँ पे
मानव विकास सूचकांक देश भी है। फिर एक चीज और देखो आप यहाँ पे कि एक क्वेश्चन और भी होता है जो विकसित देश है, क्या भाई यहाँ पे विकसित देश है, एक आपके पास विकासशील देश है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, विकसित देश और विकासशील देश में क्या क्या डिफरेंस होता है, ये सारे आपको पता होना चाहिए। डन है भाई। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चंस, जैसे पता चल जाएगा आपको क्या क्या क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन तो भाई देखो बना के ही आएगा, क्योंकि 2-4 मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको किस तरह क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये जो आपके पास क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएंगे। पहली बात ये है डायरेक्ट क्वेश्चन आपके नहीं होंगे, बस आपको क्या है थोड़ा सा थीम सेट होगा। मैं पेपर आपके सामने डिस्कस करूंगा बहुत जल्दी, ठीक है, टेंशन मत लो। ये सारी चीजें हो गया, फिर उसके बाद कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, ज्यादा कुछ जो अगर इसका तो बना के लिख ही पाओगे इकोनॉमिक्स का। जो दूसरा चैप्टर कौन सा है, अर्थव्यवस्था क्षेत्र। देखो ये जो है आपके सामने अर्थव्यवस्था क्षेत्र है, यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे कि ये प्राथमिक क्षेत्र क्या रहता है, जैसे मान लो ये प्राथमिक क्षेत्र हो गया, ये आपके पास द्वितीय क्षेत्र हो गया, ये आपके पास सेवा क्षेत्र कह सकते हो, या इसे तृतीयक क्षेत्र भी कह सकते हो यहाँ पे। तो ये तीनों क्षेत्र से आपके क्वेश्चन बनते हैं, डिफरेंशिएट भी पूछा जाता है इससे, ठीक है, जीडीपी यूडीपी के बारे में पूछा जाता है। फिर एक ये ना, एक ये डेटा तैयार करके जाओ जीडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद का, कि 1971 से 2 में कैसा था, 2011 से 12 में कैसा था, फिर 1972 में कैसा था, ये रोजगार विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा, ये सकल घरेलू में। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा डेटा यूज कर सकते हो किसमें, आंसर राइटिंग में, और कुछ भी नहीं, समझे। तो ये पॉइंट हो गया आपके सामने। फिर उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे छोटी अवधि के लिए दीर्घ रोजगार कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। अगला देखो ये आपके सामने क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन आप सेट कर लो। पहले तो आप ये चाहे सेट करो सार्वजनिक क्षेत्र, या आपके निजी क्षेत्र, या आपके संगठित क्षेत्र, या असंगठित। यहाँ पे इनके वर्सेस में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। डन है भाई। जब ये चीजें हो जाती है तो क्वेश्चंस आपके सीओटी फिक्स रहते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। डन है भाई। तो ये सारी चीजें होने के बाद आपके पास क्वेश्चंस आ जाता है। ये भी क्वेश्चंस आएगा, आपको बना के लिखना पड़ेगा। जो भी महात्मा गांधी मंडेगा वाला क्वेश्चंस आएगा, ये क्वेश्चंस आपको बना के ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जितने भी डिमांड होते हैं ये आपके लिखने वाले ही होते हैं। मतलब कि तृतीयक क्षेत्र किस तरह से भूमिका निभाती है, इस तरह की चीजें। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नहीं आ रहा इसमें भाई, एक सेकंड, जो क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं इसके। ये तो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। ये देखो किस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि मान लो आपके सामने इस तरह से गीता एक संस्था में क्या है भाई, यहाँ पे देखो चलिए, यहाँ पे गीता जो एक संस्था में शोधकर्ता के रूप में काम करती है। इस तरह की चीजें आते आते भाई सुमित अपने परिवार के अन्य 5 सदस्यों के साथ एक गाँव में कृषि करके, इस तरह से आपको मतलब बना के लिखने के लिए आएगा, समझे। देखो यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र के क्या मुख्य उद्देश्य है, तृतीयक क्षेत्र के, सेवा क्षेत्र को कहा जाता है, बेरोजगारी के, ये सारी चीजें समझ रहे हो। मतलब आपके पास जो टर्म्स है वो सारे टर्म्स आपके संगठित हो गया, असंगठित हो गया, सार्वजनिक हो गया, असार्वजनिक हो गया। देखो सार्वजनिक, ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी 2005 किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे टॉपिक्स आपके पेपर में आने के पूरे चांसेस होते हैं। अब बस हाँ, ये है टॉपिक मतलब मिलजुल के बनता है। ये यार मुद्रा एवं साख, क्या भाई यहाँ पे मुद्रा एवं साख, यहाँ से आपके 2 पॉइंट, एक तो देखो दोहरे संयुक्ता का, वस्तु विनिमय प्रणाली और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये पॉइंट आपको समझ आना चाहिए। ये समझ आ गया तो आप यहाँ पे सारा चीज कर सकते हो, ठीक है। मुद्रा के आधुनिक रूप, क्या है यहाँ पे मुद्रा के आधुनिक रूप, एक तो ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। रिजर्व बैंक के क्या क्या कार्य है, फिर उसके बाद में आपके सामने सेल्फ हेल्प ग्रुप, कौन सा भाई यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG, इसे आप कहोगे SHG, जो ग्रामीण महिलाओं को मतलब इसमें ऐड किया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया यहाँ पे, और ज्यादा कुछ लफड़ा है नहीं, इतना क्वेश्चंस हो गया बस। अब आगे क्या है, अब आगे आपको एक थोड़े बहुत क्वेश्चन देख लेने, 3-3 नंबर 5-5 नंबर किस तरीके से आते हैं, ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं। फिर देखो आधुनिक मुद्रा के 2 रूप, वस्तु विनिमय में दोहरे सहयोग का क्या है, ये तो मैंने आपको पहले बताया। देश के विकास के लिए सत्ता और वन्य ऋण महत्वपूर्ण है, एक ही देखना है। भारत में अधिकांश लोग अभी भी ऋण लेकर अनौपचारिक रूप तक निर्भर है, ऐसा क्यों। रिजर्व बैंक के कामकाज की निगरानी कौन रखता है, और गरीबों महिलाओं से, बस इतना कर लो। जो टॉपिक बता रहा हूँ मेरे इतिहास गवाह है, आपको बोरिंग लग रही होगी, बट एक चीज याद, पेपर आपको इसी तरह से बनेगा भाई, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी, विश्व व्यापार संगठन, ये है आपके सामने ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर। मैं भी आपसे बताता हूँ ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आए, ठीक है। यहाँ से तो क्वेश्चन कहाँ बन गया भाई, रुक जाओ एक सेकंड, ये भाई
देखो ये है आपके सामने ग्लोबलाइजेशन के, ये आपके सामने विश्व एकीकरण और अंतरराष्ट्रीय प्रबंध है और विश्व व्यापार निवेश पर ये हटाओ। ये देखो ये व्यापार और निवेश नीतियों उदारीकरण किस प्रकार नहीं, सूचना, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आता। सूचना संचार प्रौद्योगिकी, कह रहा सूचना संचार प्रौद्योगिकी किस प्रकार वैश्वीकरण से जुड़ी है, क्या आप आईटी विस्तार से इसको बता सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस मेरे भाई आपके पेपर में आए थे, तो उम्मीद करो भाई आपको पेपर इसी तरह का दिखेगा। इससे पहले एक वीडियो और आएगी आपके सामने, एग्जैक्टली पेपर कैसा आएगा वो सारी चीजें, तो मेरे भाई आपको समझ आ जाना चाहिए पेपर कैसा है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर मिलेंगे, तो बस कुछ नहीं करना, ये सारे टॉपिक तैयार करो। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, और इसके बाद मैथ्स में आग लगाएंगे, टेंशन फ्री रहना, ठीक भाई। और नए सब्सक्राइब कर लेना, लाइक नहीं किया लाइक कर देना, और मेरे भाई व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जोड़ना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।